अध्याय 151। श्याओ फेंग और जैस्मिन की बहस। जैस्मिन जल्दी जल्दी योहान के कमरे से निकली और नताशा के कमरे की ओर बढ़ी, जो उसी मंजिल पर उसके कमरे के पास था। चलते हुए वह बुदबुदाई, लेडी दिया सच में डरावनी है। वह पूरे समय मेरे साथ थी, फिर भी नताशा के कमरे में क्या हो रहा है सब जानती थी। उनकी साधना सच में बड़ी चीज है, मगर मैं समझ नहीं पा रही। उन्होंने कहा था योहान के यांग की को शरीर में रोकना आसान नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। क्या वह सच में सही थी? बेहतर होगा बाद में योहान से पूछो। फिर उसने सिर झटका। छोड़ो, पहले नताशा को देखना है। कैसी लापरवाह है, बिना कपड़ों के साधना करती है। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, अलेना और श्याओ फेंग उसकी ओर आ रहे थे। आप यहां? जैस्मिन ने आश्चर्य से कहा। जैसा दिया ने कहा था, ब्रेक थ्रू की आभा सब तक पहुंच गई थी। उसने श्याओ फेंग की ओर भी देखा, मगर कुछ नहीं बोली। उसे याद था वह दिन जब श्याओ फेंग ने दिया और नताशा को मारने की कोशिश की थी। श्याओ फेंग भी चुप रही। अलेना ने पूछा, अभी जो हुआ, कहीं वह नताशा तो नहीं? जैस्मिन ने सिर हिलाया। हां, वही है। आखिर उसे ब्रेक थ्रू मिल गया। मैं यूहान के कमरे में थी और लेडी दिया ने मुझे उसकी देखभाल के लिए भेजा। अलेना के चेहरे पर मुस्कान आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। वह अपनी साधना को लेकर चिंतित थी, अब बहुत खुश होगी। फिर बोली, चलो उसे बधाई दे, और बिना रुके दरवाजा खोलकर भीतर चली गई। मां, एक समस्या है, जैस्मिन कहना चाहती थी, पर देर हो चुकी थी। अलेना अंदर जा चुकी थी। श्याओ फेंग भी पीछे पीछे चली गई। जैस्मिन ने गहरी सांस लेकर दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। अंदर का दृश्य देखकर तीनों ठिठक गईं। नताशा बिस्तर पर पद्मासन में बैठी थी, पूरी तरह निर्वस्त्र, शरीर पसीने से भीगा हुआ और गहरी साधना में लीन। ये अलेना अवाक रह गई। श्याओ फेंग का चेहरा भी लाल हो गया। जैस्मिन शर्मिंदा सी खड़ी रही। मां, मैं यही बताना चाहती थी, वह अभी बिना कपड़ों के है। अलेना की भौं फड़क उठी। इसे पता भी नहीं हम यहां हैं। अगर कोई और अंदर आ जाता, इसकी अच्छी डांट पड़ेगी। जैस्मिन मुस्कुराई। हां मां, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अलेना भी मुस्कुरा दी। तभी श्याओ फेंग बोली, वो अभी भी आंखें नहीं खोल रही। पहले स्तर में पहुंचने के बाद भी साधना जारी है। ये खतरनाक है। अगर ऐसे चलता रहा तो शरीर को नुकसान होगा। अलेना ने सहमति में सिर हिलाया। श्याओ फेंग सही कह रही है, हमें इसे रोकना चाहिए। मगर जैस्मिन ने बीच में रोक दिया। मां, मुझे नहीं लगता रोकना सही होगा। लेडी दिया ने कहा है, जब तक उसके भीतर का सारा यांग का खर्च ना हो जाए, उसे साधना करने देना चाहिए। उन्होंने कहा वो बिना विश्राम भी ठीक रहेगी। अलेना और श्याओ फेंग दोनों चौंक गई। श्याओ फेंग तुरंत बोली, ये मूर्खता है। तुम उसकी जान खतरे में डाल रही हो। हमें अभी रोकना चाहिए। जैस्मिन ने कठोर स्वर में काट दिया। मेरे रहते आप कुछ नहीं करेंगी। लेडी श्याओ फेंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचती है। मैं लेडी दिया की बात पर आपके शब्दों से ज्यादा भरोसा करती हूं। अब श्याओ फेंग भी उसे घूरने लगी। कमरे में तनाव भर गया। अलेना ने गहरी सांस ली। उसे बुरा लगा। शांत और संयमी जैस्मिन भी श्याओ फेंग की बात पर अपना धैर्य खो बैठी थी। आखिर उसने बीच में रोक दिया। बस, दोनों शांत हो जाओ। इस पर झगड़ने का कोई मतलब नहीं। पहले इसका शरीर ढकते हैं। मैं नहीं चाहती कोई इसे इस हालत में देखे। अध्याय 582। जैस्मिन का फूट पड़ना। जी मां। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कुछ पल पहले श्याओ फेंग की बातों पर वह अपना धैर्य खो बैठी थी। अलेना ने श्याओ फेंग की ओर देखा। उसने भी सिर हिलाकर सहमति जताई।
फिर अलेना और जैस्मिन नताशा के पास गई और उसकी साधना बाधित किए बिना उसे चौगे से ढक दिया। शियाओ फेंग कुछ दूरी पर खड़ी सब देखती रही। उसके भीतर गुस्सा था, मगर वह चुप रही। उसे मालूम था जैस्मिन अब उसकी बात नहीं मानेगी, खासकर उस रात के बाद जब वह उसे दुश्मन समझने लगी थी। हो गया, अलेना बोली। हां, अब बेहतर है, जैस्मिन ने कहा और पीछे मुड़कर शियाओ फेंग की ओर देखा। शियाओ फेंग गंभीर स्वर में बोली, तुम उसकी जान खतरे में डाल रही हो। बस यही सुनना था। जैस्मिन भड़क उठी। वह उसके पास आ गई और आंखों में देखते हुए बोली, तुम सोचती हो सिर्फ तुम उसकी परवाह करती हो? भूल गई उस रात क्या करने वाली थी? तुम नताशा को मारना चाहती थी, और जो भी रास्ते में आता उसे भी। शियाओ फेंग के होंठ हिले, पर शब्द नहीं निकले। उसे याद था उसने बिना चेतावनी नताशा के चेहरे पर वार किया था। अगर नताशा साधक न होती, वह प्रहर जानलेवा हो सकता था। वह जानती थी वह गलती उसके गुस्से की वजह से हुई थी। जैस्मिन रुकने वाली नहीं थी। लेडी दिया तुमसे बेहतर जानती है। मैं उन पर भरोसा करती हूं। नताशा भी करती है। उन्होंने शुरू से हमें बहनों की तरह माना, तुम्हारी तरह नहीं, जो सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाना जानती हो। उसकी आवाज कांपने लगी, मगर शब्द और तेज हो गए। मुझे सब पता है। तुम और तुम्हारे परिवार ने दिया का अपमान किया क्योंकि वह किसी बड़े कुल से नहीं थी, और उस रात तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ उसने खुद को बचा लिया। जैस्मिन, बस, अलेना ने पहली बार कठोर आवाज में रोका। तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानती। बस, अब और नहीं। जैस्मिन की आंखें नम हो गई। लेकिन मां, अलेना ने नरम मगर गंभीर स्वर में कहा, मैं समझती हूं तुम क्या महसूस कर रही हो, मगर तुम्हें उसका पक्ष भी समझना होगा। हां, उस रात उसने धैर्य खोया, मगर उसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। दिया और नताशा भी उस रात शांत नहीं रही, और तुम्हारे दादा लियोन और फादर लिन भी वहां थे। गलती उनकी भी थी कि उन्होंने हालात बिगड़ने दिए। वह रुकी, फिर बोली, दिया और शियाओ फेंग का टकराव होना तय था। उसने बरसों का दर्द दबा रखा था। उस रात सब बाहर निकल गया। वह अपने बोझ से मुक्त हुई। अलीना ने हल्की मुस्कान के साथ जैस्मिन के सिर पर हल्की चपत लगाई। जैस्मिन चौंक गई। मां, अलेना बोली, दिया और शियाओ फेंग अब ठीक है। दिया ने उस रात उसकी आंखों में कुछ देखा था जो किसी और ने नहीं देखा, दर्द। उनके बीच की लड़ाई उसी रात खत्म हो गई। जैस्मिन ने धीरे से शियाओ फेंग की ओर देखा। वह जमीन की ओर देख रही थी, मुट्ठियां भींचे। फिर उसने सिर उठाया। तुम सही हो, मैं उस रात बहुत गुस्से में थी, उसने कहा, लेकिन मैं नताशा या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। दिया ने कुछ ऐसी बातें कही थीं जिन्होंने 1 साल से दबा मेरा क्रोध जगा दिया। मैंने जो किया वह योहान को बचाने के लिए किया। उसकी आवाज भारी हो गई। एक वजह थी कि मैंने योहान से अपनी शादी तोड़ी थी। मैं उसे बचाना चाहती थी और इसलिए क्रोधित थी कि उसने दिया को अपना साथी चुना। फिर उसने सीधे जैस्मिन की आंखों में देखा। बताओ जैस्मिन, तुम योहान के बारे में कितना जानती हो? तुम उसे हाल ही में मिली हो, मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। दिया उससे लगभग 11 महीने पहले मिली, लेकिन मैं, उसकी आवाज कांप गई। मैं उसके साथ पली बड़ी हूं। 16 साल से उसे जानती हूं। जब उसे मेरी जरूरत थी, मैं वही थी। और फिर अचानक सब बदल गया। उसकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी। मैं यहां आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके खतरे में होने की खबर सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। तुम सिर्फ उस योहान को जानती हो जो याददाश्त खोने के बाद बना, मगर मैं उस योहान को जानती हूं जो अपनी यादों के साथ खो गया। ये शब्द जैस्मिन के दिल में चुभ गए। सच,
वो 2 महीने में योहान के करीब आ गई थी, लेकिन शियाओ फेंग ने उसके साथ 16 साल बिताए थे। अब पहली बार उसे महसूस हुआ, ये औरत निष्ठुर नहीं, टूटी हुई है। जैस्मिन निष्खात रह गई। उसने अलेना की ओर देखा। अलेना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये सब जटिल और दुख भरी बातें हैं जैस्मिन, मगर सब योहान से जुड़ा है। शियाओ फेंग को दोष मत दो, वो बुरी नहीं है। तुम, दिया, नताशा और वाह सब उसे सुरक्षित देखना चाहते हो। अध्याय 18। एक सीधी धमकी। एल्डर्स हॉल के अंदर एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। वो काना थी, जिसे एवेलिन ने बुलाया था। मास्टर, आपने बुलाया? काना अपनी बात पूरी ही करने वाली थी, लेकिन उसकी नजर जैसे ही सामने नग्न अवस्था में बैठे योहान पर पड़ी, वो रुक गई। काफी कूल है ना? एवेलिन ने हिचकी लेते हुए काना की ओर देखा। योहान को इस हालत में देखकर काना का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। फिर उसने अपनी मास्टर की तरफ देखा, जो अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। मास्टर, कहीं आप नशे में तो नहीं है? काना बुदबुदाई। उसकी नजर जमीन पर बिखरी हुई कई शराब की बोतलों पर गई और वो घबरा गई। मैं नशे में नहीं हूं, पूरी तरह होश में हूं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी शराब खत्म हो गई है। क्या तुम ट्रेजर हॉल से कुछ बोतलें ला सकती हो? मास्टर, ये विनेरा की शराब है, सामान्य शराब से 100 गुना ज्यादा तेज। खुद को देखिए, आप सच में नशे में हैं। काना ने जवाब दिया। तुम मुझे कम समझ रही हो। क्या कुछ बोतलें मुझे नशे में कर देंगी? मत भूलो, मैं महान वाइन। समझ गई, आप यही रहिए, मैं अभी आती हूं। काना ने लंबी सांस लेकर कहा। अच्छी लड़की, विनेरा का पूरा स्टॉक ले आना, एवेलिन लड़खड़ाती आवाज में बोली। काना जाने लगी, लेकिन तभी एवेलिन की बात ने उसे चौंका दिया। एवेलिन ने कहा था कि योहान बिना रुके पृथ्वी लोक अर्थ रेल्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मास्टर, आपने अभी क्या कहा? काना ने गंभीरता से पूछा। तुम वापस आ गई? मेरी वाइन कहाँ है? एवेलिन ने उलझन में पूछा। काना के चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। आप सच में नशे में हैं। मैं गई ही नहीं थी। एक पल दीजिए। उसने एक बार भारी दिल से योहान को देखा और गायब हो गई। वो जानती थी इस हालत में मास्टर से कुछ पूछने का फायदा नहीं। शोर मचाने वाली बच्ची सोचती है मैं नशे में हूं। मजेदार है, एवेलिन बुदबुदाई। फिर वो लड़खड़ाते कदमों से योहान के पास पहुंची और उसके सामने बैठ गई। इसकी त्वचा लाल हो रही है और इसके चारों तरफ बहुत गर्मी है। उसने हाथ बढ़ाकर योहान के चेहरे को छुआ। इसका शरीर तेज बुखार में जल रहा है। तापमान सीमा पार कर चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो इसकी देह 3री डिग्री तक जल सकती है और अंदरूनी चोटें भी लग सकती हैं। तभी काना वापस आई, हाथ में वाइन का डिब्बा लिए। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। मास्टर, डिब्बा कुर्सी के पास रखो और तुरंत यहां से चली जाओ। जब तक मैं न बुलाऊं वापस मत आना, एवेलिन ने कहा। काना ने वैसा ही किया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर योहान को देखा। एवेलिन ने गहरी सांस ली, एक बोतल उठाई और वापस योहान के पास आई। अगर तुमने आंखें खोलकर किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये चेतावनी नहीं, सीधी धमकी है, एवेलिन फुसफुसाई। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी सफेद चोगा उतार दी। उसका जेट जैसी सुंदर देह उजागर हो गया। ले ही पल वह योहान की पीठ के पीछे बैठ गई और अपनी नग्न पीठ उसकी पीठ से लगा दी। योहान की तपती त्वचा को महसूस करते ही एवेलिन का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ की पूरी शराब एक ही घूंट में पीकर बोतल फेंक दी। उसी समय योहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। चिंता मत करो, मुझे मरने की कोई इच्छा नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन मेरे लिए
तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, काना, आना और एथेना के लिए कर रही हूं। अगर तुम मेरी देखभाल में मर गए तो वे मुझसे नफरत करेंगे। एवलिन ने गहरी नीली चमकती आंखों से कहा। हां, समझ गया, योहान ने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। और तभी उसने कुछ अलग महसूस किया, जिससे उसका शरीर कांप गया। अध्याय 84। दिया बनाम आना। उत्तरी क्षेत्र में कहीं पहाड़ों से घिरी एक ऊंची चोटी पर हल्के नीले वस्त्र पहने एक स्त्री आकृति खड़ी थी। वो आना थी, जो एवलिन की इच्छा पूरी करने रिवर शोर सिटी पहुंची थी। मामला सच में उलझा हुआ है। वे सब योहान के लिए लड़ रही हैं। मुझे लगा था मैं ही उसके लिए सबसे गंभीर हूं, पर यहां तो हाल और भी ज्यादा उलझा है। खैर, उनकी बिल्ली लड़ाई में पड़ना बेहतर नहीं। मैं यहां किसी और वजह से आई हूं। आना मुस्कुराई। उसने नताशा के कमरे से नजर हटाकर अपनी चेतना से योहान के कमरे की ओर देखा, जहां दिया बिस्तर के पास बैठी एक महिला की देखभाल कर रही थी, जो योहान के बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही आना ने ऐसा किया, दिया ने तुरंत सिर घुमाकर उसकी दिशा में गंभीर नजरों से देखा। आना ने तुरंत ध्यान हटाया और कुछ कदम पीछे चली गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, दिल धड़क उठा। ऐसा लगा मानो दिया ने उसकी आत्मा में झांक लिया हो। योहान की पहली साथी कमाल की है। मैं बस पल भर के लिए लापरवाह हुई और पूरी शक्ति भी नहीं लगाई, फिर भी उसने मुझे महसूस कर लिया। डरावनी और सतर्क, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया। आना मुस्कुराई और अगले ही पल भूत की तरह गायब हो गई। जैसे ही वो गई, उसी जगह दिया प्रकट हुई जहां आना खड़ी थी। मैंने साफ की मौजूदगी महसूस की। दिया बुदबुदाई। कुछ ढूंढ रही हो? अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। दिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी गर्दन पर पीछे से किसी तेज धार वाली चीज का स्पर्श हुआ। व्यर्थ है, अपनी शक्ति मत इस्तेमाल करो। अगर मैं तुम्हारी दुश्मन होती, तुम्हारा सिर जमीन पर लुढ़क रहा होता। आना ने तलवार हटाते हुए कहा। स्वर्गीय आत्मा लोक का दबाव हट गया। तुम कौन हो? दिया ने बिना पीछे देखे पूछा। एक दोस्त जो मदद करने आई है, आना ने कान में फुसफुसाया। दिया ने पलट कर देखा और चौंक गई। उसे काना की झलक दिखी, मगर यह अलग थी। लेडी आना, पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। मैं तुम्हें पहले देख चुकी हूं, और हां, तुम सही हो, मैं आना हो। लगता है तुम मेरी बड़ी बहन से मिल चुकी हो। आना मुस्कुराई। आपसे मिलकर खुशी हुई। योहान ने आपके बारे में बताया था। दिया झिझकते हुए बोली। उसने? आना का चेहरा टमाटर सा लाल हो गया। हां, आपके लेडी काना और लेडी एथेना, सबके बारे में। उस चुड़ैल के बारे में भी बताया? आना की भाव फड़क उठी। दिया घबरा गई। उसने महसूस किया तीनों के बीच कोई प्रतिद्वंद्विता है। आप ठीक है लेडी आना? हां, बस एथेना याद आ गई। छोड़ो, मैं यहां अलग वजह से आई हूं और कुछ समय तुम्हारे साथ रहने वाली हूं। दिया को याद आया, योहान ने कहा था वो मदद भेजेगा। क्या योहान ने आपको भेजा? वह कहाँ है? वह जाते वक्त ठीक नहीं लग रहा था। इतने सवाल मत पूछो। आना हंसी। वह मेरी मास्टर के पास है, सुरक्षित है। मैं उसकी अनुपस्थिति में मदद के लिए आई हूं। बताओ, कबीले में क्या हाल है? दिया का चेहरा उदास हो गया। मां नाराज है उसके अचानक जाने से। हालात खराब है और एल्सा का बुखार बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो? आना गंभीर हो गई। एल्सा? योहान ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मुझे सब बताओ। पहले कबीले लौटते हैं। मैं उसे अकेला छोड़ आई हूं। दिया बोली। हां, समझती हो। जैस्मिन और शियाओ फेंग योहान को लेकर लड़ रही है। नताशा उसका यांग की साध रही है, और लेडी अलेना बीच में सैंडविच बनी हुई है। आना हंसी।
दिया ने गहरी सांस ली। उन्हें अभी छोड़ो, मेरी चिंता एंसा और कबीले की सुरक्षा है। अब मैं आ गई हूं, चिंता छोड़ो, आना बोली, और अगले पल दोनों गायब हो गई। नताशा के कमरे में जैस्मिन, शियाओ फेंग और अलेना आमने सामने खड़ी थी। माहौल गंभीर था। जैस्मिन अभी भी शियाओ फेंग की बातों से स्तब्ध थी। ठीक है, मान लिया तुम उसे बचपन से जानती हो, लेकिन फिर वह तुमसे बच क्यों रहा है? ये सिर्फ उसकी खोई यादों की बात नहीं, जैस्मिन ने गंभीर स्वर में पूछा। अलेना बोली, क्योंकि उसने शादी तोड़ी थी, और आखिरी बार हमारे परिवारों के बीच हालात भी अच्छे नहीं थे। जैस्मिन ने सिर हिलाया। नहीं मां, योहान ऐसा नहीं है कि सिर्फ पारिवारिक झगड़ों से किसी से नफरत करे। कुछ और है। शायद वो उससे डरता है। कमरा एकदम शांत हो गया। शियाओ फेंग और अलेना ने एक दूसरे को खाली नजरों से देखा। वो मुझसे डरता है कि मेरी वजह से उसकी यादें लौट सकती हैं। शियाओ फेंग बुदबुदाई। 11 महीने पहले भी यही हुआ था। जब मैं उसका सामना करने गई थी, वो भागना चाहता था। उसकी आंखें गहरी हो गई। वो मुझे नजरअंदाज नहीं कर रहा। वो मुझसे डरता है, क्योंकि मैं उसकी खोई हुई यादों को जगा सकती हूं। अध्याय 88। सोल डोमेन, स्नो प्रिजन। ये क्या हो रहा है? अचानक मुझे इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा है? मेरे शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। योहान हैरानी से बोला। कुछ पल पहले तक उसे लग रहा था जैसे उसे भट्टी में झोंक कर जिंदा भुना जा रहा हो, लेकिन जैसे ही एवलिन ने अपनी पीठ उसकी पीठ से लगाई, सब कुछ बदल गया। ये अस्थाई है, और एक सलाह, अपनी आंखें मत खोलना। जो दृश्य दिखेगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। पीछे से एवलिन की आवाज आई। योहान उत्सुक हो गया। क्या मतलब? जिज्ञासा में उसने आंखें खोल दी। हे भगवान! वो दंग रह गया। वो खुद को बर्फीले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के किनारे बैठा पाया। चारों तरफ सैकड़ों बर्फ से ढके पहाड़ थे। जहां तक नजर जाती, सिर्फ सफेद बर्फ। दृश्य अद्भुत था। उसने नीचे झांकने की कोशिश की, और उसका दिन उछल पड़ा। नीचे जमीन दिख ही नहीं रही थी। हम कहां से? कुछ पल पहले तो एल्डर्स हॉल में थे। तुम्हारे छूते ही सब बदल गया। क्या ये भ्रम है? भ्रम नहीं, एवलिन बोली। ये मेरा सोल डोमेन है। मैं इसे स्नो प्रिजन कहती हूं। ये उन दुनियाओं में से एक है जिन्हें मैंने अपनी चेतना और आत्मा शक्ति से बनाया है। सोल डोमेन? योहान चौंका। क्या यह सोल सबस्पेस जैसा है? एवलिन मुस्कुराई। नहीं, ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो आत्मा शक्ति से वास्तविकता बदल देती है। हमारा शरीर अभी भी एल्डर्स हॉल में बैठा है, खाली खोल की तरह। हमारी असली आत्माएं यहां भौतिक रूप लेकर मौजूद है। योहान स्तब्ध रह गया। उसने बर्फ उठाकर महसूस की, सब बिल्कुल असली था। एवलिन उसके पास झुककर बोली, और ध्यान रखना, अगर यहां तुम्हें चोट लगी तो बाहर शरीर को भी लगेगी। अगर यहां मरे तो बाहर भी मरोगे। मेरे सोल डोमेन की यही शक्ति है। योहान ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन अपने सोल सबस्पेस से तुलना की। वो एक असली आयाम था, जबकि ये आत्मा की तकनीक। दोनों अलग थे। क्या इसकी कोई सीमा है? हां, एवलिन बोली। मेरी मौजूदा शक्ति से मैं इसे कुछ घंटों तक बनाए रख सकती हूं। उसके बाद आत्माएं अपने शरीर में लौट जाएंगी, और यहां समय बाहर जैसा ही चलता है। 3 घंटे बाहर मतलब 3 घंटे यहां। वो आगे बोली, तुम यहां साधना कर सकते हो बिना उस असहनीय गर्मी के, लेकिन बाहर लौटते ही वही जलन वापस आएगी। योहान ने उत्सुकता से पूछा, तुमने कहा ये तुम्हारी बनाई दुनियाओं में से एक है, क्या और भी है? एवलिन हल्का हंसी। यकीन करो, बाकी जगह तुम देखना नहीं चाहोगे। फिर गंभीर होकर बोली, और इसे सीखने के बारे में मत सोचो। तुम मेरे शिष्य नहीं हो, और अभी इसके लिए तैयार भी नहीं। योहान कड़वा मुस्कुराया। तुम सही हो, अभी मेरे पास सोचने का वक्त नहीं।
मुझे पृथ्वी लोक तक पहुंचना है, एल्सा को बचाने के लिए। एवलिन ने उसे देखा। क्या सच में तुम्हें लगता है 3 दिन में अर्थ रियल्म पहुंच जाओगे? तुम अपनी जान उस औरत के लिए दांव पर लगा रहे हो। योहान ने धीरे से सिर उसकी ओर मोड़ा। उनके चेहरे कुछ इंच दूर थे। बर्फीले तूफान के बीच नीली आंखें चमक रही थी। अगर तुम्हारी जगह एल्सा होती तब भी मैं यही करता। तुम दोनों मेरी आत्मा का हिस्सा हो। मैंने खुद अपनी आत्मा तुम दोनों से बांटी है, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। एवलिन कुछ पल चुप रही, फिर उसकी नजरें गहरी हो गई। बताओ योहान, तुम आखिर हो कौन? उसकी आवाज भारी हो गई। जहर तुम पर असर नहीं करता। कुछ महीने पहले तुम एक भोले, कमजोर लड़के थे। अब देखो, सच्ची आत्मा लोक तक पहुंच गए। तुमने आना और काना को भी स्वर्गीय आत्मा लोक तक पहुंचा दिया। वह और झुकाई। और सबसे बढ़कर तुम्हें सोल शेयरिंग की कला आती है। यह श्रापित तकनीक हजारों साल पहले खो चुकी थी। बिना ज्ञान के तुमने ये कैसे किया? एवलिन की गहरी निगाहें जैसे उसकी आत्मा में उतर रही थी, और योहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। अध्याय 88। योहान का सच। लिन कबीले की हवेली के अंदर 2 स्त्रियां बिस्तर के पास खड़ी थीं, आना और दिया। दोनों आखिरकार कबीले में लौट आई थी और योहान के कमरे में एल्सा के पास खड़ी थीं। आना की नजर उस स्त्री पर पड़ी जो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी थी। वह असहनीय पीड़ा में थी और बार बार योहान का नाम बड़बड़ा रही थी। उसे ऐसा देखकर आना के चेहरे के भाव बदल गए और उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। ये देखना असहनीय है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वह इतनी पीड़ा में है? आना ने दिया की तरफ देखते हुए कहा। दिया ने गहरी सांस ली। हाँ, उसे इस हालत में देखना बहुत मुश्किल है। मैं हर संभव कोशिश कर रही हूं, लेकिन उसके शरीर का तापमान कम नहीं हो रहा। उसके शरीर और चादर को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। आना ने गंभीरता से कहा। जब मैंने आखिरी बार योहान को देखा था, उसका शरीर भी पसीने से भीगा हुआ था। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह भी वही दर्द झेल रहा है जो एल्सा झेल रही है। दिया चौंक गई। तो तुम कह रही हो कि योहान और एल्सा के बीच कोई संबंध है? मुझे पूरा यकीन है, आना बोली। उसे देखो, वह इसी समय सिर्फ योहान को पुकार रही है। उनके बीच कोई गहरा संबंध है। फिर आना ने पूछा, तुमने उसे किन हालात में पाया था? दिया बिस्तर के किनारे बैठते हुए बोली, हम उसे सोल सबस्पेस में पाए थे। तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। उससे मिलने के बाद योहान का व्यवहार बदल गया। फिर हम उसे यहां ले आए। यह सुनकर आना हैरान रह गई। क्या योहान ने उसके बारे में कुछ बताया? उसने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनके बीच वैसा रिश्ता नहीं है। लेकिन योहान उसके लिए बहुत चिंतित था। वो कह रहा था कि सिर्फ वही उसका इलाज कर सकता है। आना ने एल्सा के सिर पर हाथ रखा और अपनी शक्ति से उसके भीतर की क्यूई को नियंत्रित करने की कोशिश की। कमरे में गहरा नीला प्रकाश फैल गया, लेकिन अचानक सब सामान्य हो गया। आना ने सदमे में आंखें खोली। क्या हुआ? दिया ने घबराकर पूछा। आना कांपती आवाज में बोली, मैं असफल रही। उसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ऊंची है। वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। दिया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकती? नहीं, यह मेरी क्षमता से बाहर है। शायद योहान सही था। उसकी मदद सिर्फ वही कर सकता है। हमें उसका इंतजार करना होगा। आना ने एल्सा के सिर को सहलाते हुए कहा, जो भी हो, हिम्मत मत हारो। वो जल्द तुम्हारे पास होगा। दिया ने एल्सा का हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर बर्फीले पर्वत की चोटी पर एवलिन और योहान एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एवलिन बोली, मुझे बताओ तुम कौन हो?
तुम इतने अलग क्यों हो? मैंने लंबा जीवन जिया है, लेकिन तुम्हारे जैसा कभी किसी को नहीं देखा। योहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहती हो? हाँ, एवलिन ने फुसफुसाया। योहान उसके करीब आया, उसके कान के पास झुककर बोला, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं एक दूसरी दुनिया में मर चुका था और मेरी आत्मा यहां आ गई। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को लिन कबीले के वारिस के शरीर में पाया। एवलिन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। तो तुम कह रहे हो कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो? हां, योहान मुस्कुराया। फिर एवलिन हल्की मुस्कान के साथ बोली, जानते हो, मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक राज है, सुनना चाहोगे? योहान उत्सुक हो गया। क्या तुम भी किसी दूसरी दुनिया से हो? एवलिन चौड़ी मुस्कान के साथ बोली, हां, मैं स्वर्ग से उतरी हुई सर्वोच्च सत्ता हूं। योहान हंसते हुए बोला, वाह, मतलब तुम कोई देवी हो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ठाक एवलिन ने उसके सिर पर चपत लगाई। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये आसमान से गढ़ी हुई कहानी मान लूंगी? वो गुस्से से बोली, अगर सच नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन ऐसी बकवास मत सुनाओ। अध्याय 5-7 योहान का सामना। उत्तरी क्षेत्र में कहीं एक युवक 2 मंजिला घर के सामने गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। वह यहां नहीं है। क्या वह अभी भी लिन कबीले की हवेली में है? कहीं वह सच में आज रात अकेले योहान को मारने तो नहीं चली गई? कल रात वह बहुत गुस्से में थी और कल्टीवेशन सप्रेशन पोशन का असर खत्म होने से पहले कुछ करना चाहती थी। मैंने सोचा था वह नशे में है और यूं ही कह रही है। यह सोचते हुए युवक ने ठंडा पसीना पोंछा और चारों ओर देखा कि वह अकेला है या नहीं। धत, अब क्या करूं? क्या हवेली के अंदर जाऊं? लेकिन अगर पकड़ा गया तो? मैं सिर्फ एक गार्ड हूं, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं। वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? वह युवक राइडन था, जो अपनी बहन कैथरीन को ढूंढने आया था, लेकिन उसके कमरे पर ताला लगा था। उसे सुबह हुई घटनाओं की कोई खबर नहीं थी। वह अगली योजना पर बात करने आया था, क्योंकि पोषण खत्म होने में बस एक दिन बचा था। मुझे उसे ढूंढना होगा। गुस्से में वह किसी की परवाह नहीं करती। अगर उसने कोई मूर्खता कर दी तो? और वो योहान, उसे कम आंकना भूल होगी। कल रात वह बहुत अलग लग रहा था, डरावना। ये सोचकर वह लिन कबीले की ओर बढ़ा, मगर कुछ कदम बाद रुक गया। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने तेजी से छत की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। क्या मैं भ्रम देख रहा हूं? शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। जैसे ही वह मुड़ा, उसका दिल उछल पड़ा। सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। एक बच्ची? राइडन घबरा गया। कुछ ही मीटर दूर लगभग 10 साल की एक लड़की खड़ी थी और उसे देख रही थी। धट तेरे की, ऐसे डराते हैं क्या? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? राइडन चिल्लाया। वह पास गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अरे बहरी हो क्या? जवाब दो। लड़का चुप रहा। फिर ठंडी आवाज गूंजी, मेरा नाम अमेलिया है। एक बार और मुझे ब्रैट कहा तो अभी मार दूंगी। ये शब्द सुनते ही राइडन के शरीर में डर दौड़ गया। ठंडा पसीना बह निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे? वह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि अमेलिया उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर राइडन पीछे हटता गया और ठोकर खाकर फिर जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल अमेलिया उसकी छाती पर खड़ी थी। योहान से तुम्हारा क्या काम है? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। कहीं तुम उसे मारने तो नहीं आए? उधर बर्फीले पर्वत की चोटी पर योहान ने एवेलिन की बात सुनकर गर्दन खुजलाई और गहरी सांस ली। उसे हल्का महसूस हो रहा था। पहली बार उसने किसी को अपने असली अस्तित्व के बारे में बताया था। और मजेदार बात यह थी कि एवेलिन ने उस पर यकीन ही नहीं किया।
फिर भी वह खुश था, जैसे दिल का भारी बोझ उतर गया हो। वह किसी और की जिंदगी जी रहा था, और ये आसान नहीं था। कल रात अलेना ने उससे पूछा था, क्या तुम मेरे बेटे हो? और वह लगभग सच बता देता कि उसका असली बेटा मर चुका है। लेकिन वह नहीं कह पाया, सब खो देने का डर था। मगर आज उसने एवेलिन से बिना झिझक सब कह दिया। इन ने उसकी भौहों के बीच उंगली से टपली मारी। ख्यालों में मत खो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है, मत बताओ, मैं मजबूर नहीं करूंगी। योहान मुस्कुराया। मजेदार बात यह है कि तुम कह रही हो मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। एवेलिन ने भौं उठाई। क्या मतलब? योहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने अपनी जान तुम पर भरोसा करके छोड़ी है। हमारा सोल बॉन्ड उसी का प्रमाण है। चाहे सोल सब स्पेस में जो हुआ, उसके बावजूद मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। वह और करीब झुका। तुम कहती हो मैं तुम्हें चकित करता हूं, पर सच ये है कि पहली बार तुम्हें देखकर मैं खुद चकित रह गया था। एवेलिन का चेहरा लाल हो गया। वह स्तब्ध रह गई। योहान थोड़ा झेप गया। मेरा तुम्हें शर्मिंदा करने का इरादा नहीं था, मैं बस। लेकिन वह बात पूरी करता उससे पहले एवेलिन की पतली बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई, और उसके मुलायम होंठ योहान के होठों पर आ टिके। योहान का दिल जैसे रुक गया, आंखें फैल गईं। फिर जब उसकी नजर एवेलिन की आंखों से मिली, वह सब भूल गया। उसने आंखें बंद की और एवेलिन को अपनी बाहों में भर लिया। एक पल में एवेलिन का सीना उसके सीने से लगा था, और उसकी टांगें योहान की कमर के चारों ओर लिपट गईं चुकी थी। अध्याय 588। मैं तुम्हें अपना कुत्ता बना दूंगी। मॉन्स्टर! राइडन घबराकर चिल्लाया। वो छोटी लड़की उसकी छाती पर खड़ी थी और ठंडी निगाहों से उसे देख रही थी। अभी कुछ पल पहले वो उससे कई मीटर दूर थी, और पलक झपकते ही उसकी छाती पर आ खड़ी हुई, इतनी तेज कि राइडन उसकी हरकत तक ना देख सका। मॉन्स्टर कहां? अमेलिया ने गर्दन दाएं बाएं घुमाई और मासूमियत से बोली, मुझे तो यहां कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है, मिस्टर। राइडन ने घूंट भरा। उसके भीतर भय भर चुका था। अमेलिया उसकी छाती पर बैठ गई और बोली, अरे मिस्टर, अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या तुम योहान को मारने आए हो? सब विस्तार से बताओ। राइडन के चेहरे के भाव बदल गए। कौन योहान? मैं किसी योहान को नहीं जानता। मैं तो बस एक साधारण गार्ड हूं। ठाक! अमेलिया ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। बेवकूफ हो या पागल, जिसके लिए काम करते हो उसका नाम भी नहीं जानते। मुझे झूठ बोल रहे हो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। राइडन ने सिर पकड़ लिया। तुम कोई पच्ची नहीं हो। अमेलिया ने उसके बाल पकड़कर अपना चेहरा उसके करीब लाया। इतने भी मूर्ख नहीं हो तुम। अर्लियर तुमने हीलर के क्वार्टर्स के सामने योहान का नाम लिया था। अब झूठ बोल रहे हो। उसकी आंखों में हत्या जैसा इरादा था। राइडन के भीतर निराशा भर गई। अगर सच बोलता, मरता। अगर झूठ बोलता, शायद फिर भी मरता। तभी चटाक, एक और थप्पड़। अरे मूर्ख, सुनाई नहीं देता या मरना चाहते हो? लेकिन राइडन होठ भींचकर चुप रहा। मार लो, यातना दे दो, पर मुंह नहीं खोलूंगा, उसने जिद से कहा। अमेलिया मुस्कुराई। बहुत अच्छा, मैंने फैसला बदल दिया है। मारूंगी नहीं। वो उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, मैं तुम्हें अपना कुत्ता बनाऊंगी। राइडन की आंखें फैल गई। अमेलिया हंसी। हां, सही सुना। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट करूंगी और तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगी। फिर तुम सब बता दोगे। उधर सोल डोमेन के भीतर योहान ने एवेलिन के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? तुम खोई हुई लग रही हो। एवेलिन चौंक गई। क्या? उसका चेहरा लाल था। क्या हुआ अभी?
वो बुदबुदाई। योहान मुस्कुराया। तुम चुप हो गई जब मैंने कहा कि मैं तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता हूं। एवलिन ने घबराकर अपने होंठ छुए। वो क्या कह रही हो? योहान ने चिंता से पूछा। तुम कंफ्यूज लग रही हो, शायद वाइन का असर है। एवलिन के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। हाँ, शायद मैं अपना दिमाग खो रही हूं, उसने कहा। तुम यहां कल्टीवेशन करो, मैं बाहर से सोल डोमेन संभालूंगी। जब तक तुम जाना ना चाहो, यहां सुरक्षित हो। इतना कहकर एवलिन का शरीर पर्वत शिखर से गायब हो गया। अगले ही पल उसने एल्डर हॉल में आंखें खोली। उसने पीछे बैठे योहान को देखा। गहरी सांस ली और लाल चेहरे के साथ अपना सिर उसके सिर से टिकाकर चुपचाप बैठ गई। अध्याय 5-8-9 काली ज्वालाएं। अच्छा हुआ वो चली गई, नहीं तो उसकी मौजूदगी में मेरे लिए ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। मेरी हालत वैसे ही खराब है और उसके स्पर्श से शरीर अजीब तरह से प्रतिक्रिया दे रहा था। खैर, उससे बात करके अच्छा लगा। किसी तरह दिल हल्का महसूस हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया, नहीं तो हम दोनों के लिए अजीब हो जाता। यूहान ने मन ही मन सोचा और एवलिन के साथ बिताए पलों को याद कर मुस्कुरा दिया। लेकिन उसके भीतर कुछ और भी चल रहा था। उसका शरीर गर्म था और उसकी पुरुष प्रवृत्तियां उफान पर थी। उसने नीचे देखा तो हालात थोड़े अजीब थे। उसका छोटा भाई आसमान की तरफ खड़ा था। छी, ये क्या हो गया? मेरा बेवकूफ शरीर हमेशा पैरों के बीच से सोचता है। लेकिन एवलिन जैसी खूबसूरत स्त्री के साथ होना सच में अच्छा एहसास था। मगर अभी मुझे दूसरी चीजों पर ध्यान देना होगा, एल्सा को बचाने के लिए। यूहान बुदबुदाया। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अगले छोटे स्तर की साधना शुरू कर दी। डिंग, तीसरे स्तर के ट्रू स्पिरिट रियल्म तक पहुंचने के लिए तुम्हें 4000 सेलेस्टियल येन की आवश्यकता है। यूहान के मन में सूचना गूंजी, लेकिन उसके मन में अलग योजना थी। वो अब सामान्य तरीके से साधना नहीं करना चाहता था। मुझे बाकी 31,800 mn सेलेस्टियल येन की बिना रुके साधना करनी है। अगर बीच बीच में रुकता रहा तो 2 दिनों में अर्थ रियल्म तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लगभग आधी रात हो चुकी है और मैं सिर्फ एक माइनर लेवल तक पहुंचा हूं। ऊंचे स्तर तो और भी मुश्किल होंगे, इसलिए जो बाकी है उसे एक बार में पूरा करना होगा। या तो जीत या मौत, ही मन निश्चय किया। उसी क्षण सिस्टम की एक और सूचना आई, जैसी उसे उम्मीद थी। भाड़ में जाए, यूहान बुदबुदाया। अगर एल्सा को नहीं बचा पाया तो ये सब करने का मतलब ही क्या है? मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। और उसने साधना शुरू कर दी। सूचनाओं की एक श्रृंखला उसके मन में गूंजने लगी। 10, 18, 1000, 20, 18, 1000, 18, 10, 18, 1000, 40, 18, 1000। हर सूचना उसे याद दिला रही थी कि कितना येन की वह संचित कर चुका है। अचानक काली ज्वालाएं उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। वह गहन साधना में डूब चुका था, अर्थ रियल्म तक पहुंचने की आशा में। एल्डर्स हॉल के भीतर एवलिन ने सिर घुमाकर यूहान की दिशा में देखा। अचानक एक आभा में उतार चढ़ाव हुआ, जिसने उसे और यूहान के शरीर को घेर लिया। ये क्या हो रहा है? कैसी आभा है ये? अजीब है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। पर यह कैसे संभव है? अभी तो उसकी आत्मा मेरी सोल डोमेन के अंदर है। बाहर तो बस खाली शरीर होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक है, वो स्नो प्रिजन में कुछ बेहद खतरनाक कर रहा है। एवलिन ने आंखें बंद कीं और सोल डोमेन के भीतर झांका। अगले ही पल उसकी आंखें भय से खुल गई। काली ज्वालाएं। वह चौंक उठी। पसीना उसके चेहरे पर छलक आया। यूहान का पूरा शरीर उन भयंकर काली ज्वालाओं से घिरा था, जो स्नो प्रिजन के भीतर तेजी से फैल रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो खुद को नुकसान पहुंचाएगा और मेरे वर्षों से बनाए स्नो प्रिजन को भी नष्ट कर देगा। चिंता के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकती थी। यूहान गहन साधना में डूब चुका था। कुछ पल बाद उसने जमीन से शराब की बोतल उठाई और एक ही घूंट में खाली कर दी, बेकार चिंताओं को दूर करने के लिए। एल्डर्स हॉल के बाहर काना बेचैनी से टहल रही थी। वो आभा यूहान की थी। आखिर उसके साथ क्या हो रहा है? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मास्टर जरूर जानती है। आना भी कुछ बताए बिना रिवर शोर सिटी चली गई। मुझे ये सब नफरत है। तभी एक आवाज गूंजी, मुश्किल में हो लेडी काना। काना ने पीछे देखा। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा था परिसर मत छोड़ना, उसने कैथरीन को घूरते हुए कहा। कैथरीन शांत स्वर में बोली, चिंता मत करो, लेडी एवेलिन से मिले बिना नहीं जाऊंगी। बस बोर हो रही थी, थोड़ी टहलने निकली थी। फिर वो आभा महसूस हुई और तुम मिल गई। ये जगह प्रतिबंधित है, यहां किसी को आने की अनुमति नहीं। काना बोली, मुझे नहीं पता था, क्षमा चाहती हो, मैं वापस हवेली चली जाती हूं। काना ने आह भरी, जो भी हो, मैं भी लौट रही हूं, साथ चलो। कैथरीन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी एल्डर्स हॉल पर टिकी थी। नताशा का कमरा। पिताजी, आपका क्या मानना है? अगर वो ऐसे ही साधना करती रही तो क्या ठीक रहेगी? क्या हमें उसे रोकना चाहिए? अलेना ने ओल्ड मैन लिन से पूछा। ओल्ड मैन लिन ने नताशा को देखते हुए कहा, ये पागलपन लग सकता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। किसी असुविधा या अंदरूनी चोट का कोई संकेत नहीं। सामान्यतः बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद शरीर को आराम चाहिए, मगर यहां ऐसा नहीं है। वो दूसरे स्तर बॉडी स्ट्रेंथनिंग रेल्म की साधना आराम से जारी रखे हुए है। ये सुनकर अलेना और जैस्मिन ने राहत की सांस ली, लेकिन शियाओ फेंग की भौहें सिकुड़ गई। उसने ध्यान से नताशा को देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। नताशा अगले ब्रेक थ्रू के करीब है। वो पहले स्तर बॉडी स्ट्रेंथनिंग रेल्म की बॉटल नेक तक पहुंच चुकी है। अध्याय 590। लिन कबीले की अगली पीढ़ी। वह बॉडी स्ट्रेंथनिंग रेल्म के दूसरे स्तर में प्रवेश करने वाली है। शियाओ पेंग कांपती आवाज में बुदबुदाई। उसकी बात सुनकर अलेना और जैस्मिन चौंक गई, जबकि ओल्ड मैन लिन शांत रहे। उन्हें पहले से एहसास था कि नताशा दूसरे स्तर के ब्रेक थ्रू के करीब है, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर मिश्रित भाव थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मेजर रेल्म में प्रवेश के कुछ ही घंटों बाद वह एक और ब्रेक थ्रू के कगार पर होगी। क्या तुम पक्के तौर पर कह रही हो कि वह दूसरे स्तर में पहुंचने वाली है? लेकिन कैसे? अलेना की बात अधूरी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही घंटे पहले नताशा ने पिछला ब्रेक थ्रू पाया था, और एक ड्यूअल कल्टीवेटर होने के नाते अलेना जानती थी कि अगले स्तर तक पहुंचने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। लेकिन लिन कबीले में यह दृश्य अद्भुत था। जैस्मिन ने घूंट भरा। उसके मन में भी वही सवाल थे। जो नताशा कभी उससे बहुत पीछे थी, वही अब बॉडी स्ट्रेंथनिंग रेल्म में पहुंचकर अगले माइनर रेल्म का ब्रेक थ्रू भी लेने वाली थी। यह होने वाला है। अचानक ओल्ड मैन लिन बोले। सभी की नजरें नताशा पर टिक गईं। अगले ही पल एक प्रचंड आभा फूटी। नताशा का शरीर कांपा और सेकेंड लेवल बॉडी स्ट्रेंथनिंग रेल्म की आभा उसके चारों ओर घूमने लगी। जल्द ही पूरा कमरा ठंडी ऊर्जा से भर गया और इसकी आभा पूरे कबीले में फैल गई। उसी समय यूहान के कमरे में दिया और आना ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे आखिर ब्रेक थ्रू मिल गया। मैं उसके लिए खुश हूं, दिया बोली। आना मुस्कुराई। सब लोग उसके कमरे में हैरान होंगे। उन्हें पता ही नहीं कि ये सब यूहान की यांग की वजह से हो रहा है। खासकर शियाओ फेंग के चेहरे के भाव
देखने लायक होंगे। दिया हल्का मुस्कुराई। वो सब अतीत की बातें हैं। कम से कम अभी मुझे उसमें कोई बुरी मंशा नहीं दिखती। आना ने गहरी सांस ली। यूहान ने पिछले 6 महीनों में कभी शियाओ कोंग का जिक्र नहीं किया। वो हमेशा तुम सबके बारे में बात करता था, लेकिन अपने अतीत से जुड़ी बातों से बचता था, जैसे उसे उनसे डर हो। दिया शांत स्वर में बोली, वो अपना अतीत याद नहीं करना चाहता। उसका अतीत अंधकारमय था। कोई उसमें झांकने की कोशिश करे तो वो खुद को बचाने लगता है। सच कहूं, मुझे उसके अतीत में रुचि नहीं। मेरी जिंदगी उसके साथ तब शुरू हुई जब उसने यादें खो दी। शायद भाग्य चाहता था कि मैं नए यूहान से मिलूं। आना मुस्कुराई। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मुझे आज भी याद है जब वो मेरे मास्टर से तुम्हें बचाने मदद मांगने आया था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम साफ दिखता था। फिर उसकी आंखों में अलग चमक आई। पहले मैं उससे चिढ़ती थी, वो रूखा था, लेकिन मेरी बेवकूफ बहन उसे पसंद करने लगी। और मेरे मास्टर भी। उन्होंने उसे शिष्य बनाना चाहा, पर उसने मना कर दिया। उस दिन मैं उससे बहुत नाराज थी, लेकिन अब समझती हूं वो साधारण नहीं है। एक दिन वो महान बनेगा, और जाने कब मैंने भी अपना दिल उसे दे दिया। दिया का चेहरा हल्का लाल पड़ गया। उसे एहसास हुआ यूहान को चाहने वाली वो अकेली नहीं थी। वापस नताशा के कमरे में उसने दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया। शियाओ फेंग अविश्वास में बुदबुदाई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई ड्यूल कल्टीवेटर इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू करे। वो हमेशा ड्यूल कल्टीवेटर्स को कमतर समझती थी, लेकिन पहले दिया और अब नताशा, उसकी सोच ही बदल रही थी। नताशा के बाल और वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसके चारों ओर बवंडर सी ऊर्जा घूम रही थी। अलेना कांपती आवाज में बोली, नताशा अब सेकंड लेवल बॉडी स्ट्रेंथनिंग कल्टीवेटर है। वह बच्ची आखिर वहां पहुंच गई जहां जाना चाहती थी। आज उसे एक नहीं, दो ब्रेक थ्रू मिले। हां मां, वो यही चाहती थी। जैस्मिन ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। दोनों खुश थीं, लेकिन शियाओ फेंग और ओल्ड मैन लिन अब भी गंभीर थे। अलेना से रहा नहीं गया। पिताजी, क्या बात है? आपको खुश होना चाहिए। ओल्ड मैन लिन कांपती आवाज में बोले। नताशा की साधना जंगल की आग की तरह बढ़ रही है। सेकंड लेवल पर पहुंचने के बाद भी रुकने के कोई संकेत नहीं है। क्या तुम नहीं देख रही, अलेना? उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई है। वो बिल्कुल दिया की तरह। वो अचानक चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ महत्वपूर्ण बोलने वाले थे। उन्हें वही रात याद आई जब यूहान 100 पॉइजन वैली जा रहा था। दिया को लगातार ब्रेक थ्रू मिले थे। यूहान भी ऐसा कर चुका था, और अब नताशा भी। ओल्ड मैन लिन ने गहरी सांस ली। एक अजीब मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी। लिन कबीले की अगली पीढ़ी। उनका शरीर उत्साह से कांप उठा। उनकी आंखों में सुनहरी चमक कौन थी, जबकि वे नताशा को निहारते। अध्याय 591 शाही कुत्ता, रॉयल डॉग। सोल डोमेन के अंदर यूहान बर्फीले पहाड़ पर बैठा अगले छोटे स्तर माइनर रियल्म तक पहुंचने के लिए साधना कर रहा था। काफी समय हो चुका था जब उसने बिना रुके सारी सेलेस्टियल यिन क्यूई को साधने का फैसला किया था। उसके पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वो एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि अर्थ रियल्म तक पहुंचने से पहले वह लंबा आराम नहीं करेगा। यूहान गहरी साधना में डूबा हुआ था। वह पागलों की तरह साधना कर रहा था, किसी और चीज की परवाह किए बिना। तभी उसका शरीर कांपने लगा। वही परिचित एहसास फिर हुआ जो कुछ घंटे पहले दूसरी लेवल ट्रू स्पिरिट सोल रेल्म में पहुंचते समय हुआ था, लेकिन इस बार एहसास ज्यादा शक्तिशाली था।
उसके चारों ओर जलती काली लपटें भयानक गति से भड़कने लगी। बर्फीला पहाड़ हिलने लगा, मानो टूट जाएगा। बर्फीला आसमान काला पड़ने लगा। अचानक योहान का शरीर अलग तरह से कांपा, जैसे उसे कोई अद्भुत आनंद महसूस हो रहा हो। डिंग! आपने 3500 मिलीलीटर सेलेस्टियल यिन क्यूई साधी है। आप ट्रू स्पिरिट सोल रेल्म के दूसरे स्तर की बॉटल नेक पर पहुंच चुके हैं। आप तीसरे स्तर में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। एक और सूचना उसके दिमाग में गूंजी। बर्फीले कारागार के अंदर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन योहान बिना रुके साधना करता रहा। फिर उसके शरीर से एक भयावह आभा निकली, जिसने पूरे स्नो प्रिजन को हिला दिया। डिंग! बधाई ओ होस्ट, आप ट्रू स्पिरिट सोल रेल्म के तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। हेल्थ +50, एजिलिटी +70, ही स्ट्रेंथ +50। योहान के सामने उसका स्टेटस उभरा। नेम योहान लिन, रेस ह्यूमन, कल्टिवेशन लेवल 3rd level of True Spirit Soul Realm. Yin Qi 650 ml. Celestial Yin Qi 28,300 ml. Health 3,600. Agility 2,920. Strength 3,250. योहान ने गहरी सांस ली और सोचा, हर लेवल के साथ सेलेस्टियल यिन की जरूरत बढ़ रही है। पिछली बार 3000 मिलीलीटर लगी थी, इस बार 3500 मिलीलीटर। चौथे स्तर के लिए कितना लगेगा कौन जाने, लेकिन अब रुक नहीं सकता। पता नहीं एवलिन मुझे यहां कितनी देर और रोक पाएगी। इतना कहकर उसने फिर साधना शुरू कर दी। उसी समय एल्डर हॉल में एवलिन कमल मुद्रा में बैठी थी और योहान को देख रही थी। इतने कम समय में फिर ब्रेक थ्रू, ये आखिर कैसा राक्षस है? अगले स्तर पर पहुंचकर भी कोई उत्साह नहीं, जैसे ये उसके लिए सामान्य बात हो। वो उठी और योहान के सामने बैठ गई। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। जितना हो सके साधना करो। उसके बाद मुझे सोल डोमेन दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 1 दिन चाहिए होगा। उसने प्यार से योहान के चेहरे को छुआ। अब सब तुम्हारे ऊपर है, योहान। उसी समय गहरे जंगल के अंदर एक आदमी दर्द से चीख रहा था। वो रेडन था। उसका पूरा शरीर रस्सियों से लिपटा हुआ था, केवल सिर बाहर था। अमीलिया उसे रस्सी पकड़कर घसीटती हुई जंगल में और अंदर ले जा रही थी। तुम पागल लड़की, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे पिता तुम्हें मार देंगे, रेडन डर से चिल्लाया। अमीलिया रुक गई और पीछे मुड़कर बोली, चिल्लाओ मत, यहां कोई नहीं सुनेगा। हम गहरे जंगल में हैं। आज के बाद तुम नए इंसान बनोगे, मेरे आदमी, मेरा गुलाम। उसने शैतानी मुस्कान दी। रेडन का दिल बैठ गया। मुझे छोड़ दो, मैं शहर छोड़ दूंगा, बस मुझे गुलाम मत बनाओ। मौत उससे बेहतर है, वह रोते हुए बोला। अमीलिया रुक गई। मुझे कुछ वफादार कुत्ते चाहिए जो मेरी आंख और कान बने, और तुम उनमें से एक बनोगे। फिर गुस्से में उसने उसके सिर पर अपने छोटे पैरों से मारना शुरू कर दिया। आहा! रेडन पिटता रहा। मारपीट के बाद अमीलिया उसके बाल पकड़कर चेहरा ऊपर उठाती है। काफी पिट चुके, या और चाहिए? रेडन ने आखिरी कोशिश की। तुम्हें जितना धन या शक्ति चाहिए, मैं दूंगा। मेरे पिता इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति हैं। मैं रॉयल्टी हूं। ये सुनते ही अमीलिया की आंखें चमक उठी। एक शाही कुत्ता, रॉयल डॉग। अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगी। हा हा, स्वर्ग ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे रॉयल्टी मिल गई। रेडन का खून जम गया। उसे महसूस हुआ उसने खुद अपनी बर्बादी बुला ली। अध्याय 592। चौंकाने वाला खुलासा, शॉकिंग रेवलेशन। लिन कबीले के महल के अंदर
एक महिला धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और दोनों हाथों से सिर पकड़ लेती है। उसके सामने 4 लोग खड़े थे और उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और मेरे सिर को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो, नताशा ने कहा। उसकी बात सुनकर अलेना और बूढ़े लिन ने एक दूसरे को देखा, जबकि शाओ फेंग चुप रही। तुम्हें कुछ याद नहीं? अलेना उसके पास आई और उसे सहारा देकर तकिए से टिकाया। क्या याद? नताशा ने उलझन में पूछा। तभी जैस्मिन बोली, पिछली रात क्या हुआ याद नहीं? ये सुनते ही नताशा का चेहरा लाल हो गया। पिछली रात? वो शर्माते हुए बोली। सब हैरान हो गए। अलेना ने थोड़ा गंभीर होकर फिर पूछा, सच बताओ, पिछली रात क्या हुआ, याद है? नताशा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं योहान के साथ थी, फिर अपने कमरे में साधना करने लगी, और उसके बाद बस ये याद है कि मैं सिर दर्द के साथ जागी और तुम सब मुझे घेरे खड़े हो। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उसे कल रात की बाकी कुछ याद ही नहीं थी। कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। नताशा घबराकर बोली, कुछ गलत हुआ क्या? जैस्मिन नाराज होकर बोली, वो सब 20 घंटे पहले हुआ था। तुम पूरे 24 घंटे से साधना कर रही थी। कल रात हमारे सामने बेहोश हो गई थी और हमें डरा दिया। नताशा के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। उसे लगा जैस्मिन मजाक कर रही है। मजाक मत करो, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। कोई बिना रुके 24 घंटे कैसे साधना कर सकता है? लेकिन उसने देखा बाकी सब भी गंभीर थे। अब उसका गला सूख गया। ये मजाक नहीं है। अलेना ने धीरे से उसके बाल सहलाए। जैस्मिन सच कह रही है, तुम 24 घंटे से साधना कर रही थी। नताशा कांपती आवाज में बुदबुदाई, मैं 24 घंटे? बूढ़े लिन ने शांत स्वर में कहा, हां, तुम गहरी साधना में खो गई थी। ये साधकों के साथ होता है। चिंता मत करो, बस ज्यादा कर दिया इसलिए बेहोश हुई। अलेना ने पूछा, पिताजी, पक्का चिंता की बात नहीं? बूढ़े लिन मुस्कुराए, कुछ नहीं होगा, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। नताशा ने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने सबको परेशान कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। जैस्मिन और अलेना मुस्कुरा दी। तभी बूढ़े लिन हंस पड़े। वाकई तुमने बड़ा हंगामा किया है। सिर्फ 24 घंटे में बॉडी स्ट्रेंथनिंग रेल्म की 6ठी लेवल पर पहुंचकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। 6ठी लेवल? नताशा की आंखें बाहर निकल आई। उसका दिल जोर से धड़का। फिर धड़ाम, वह दोबारा बेहोश हो गई। अध्याय 593 व्यस्त 24 घंटे, हेक्टिक 24 आवर्स। वो फिर से बेहोश हो गई। जैस्मिन बुदबुदाई जब उसने नताशा को दोबारा होश खोते देखा। सिर्फ ये सुनकर कि वह बॉडी स्ट्रेंथनिंग रेल्म की 6ठी लेवल पर पहुंच गई है, नताशा ये बात सहन ही नहीं कर पाई और तुरंत बेहोश हो गई। जैस्मिन ने बिना समय गमाए उसका सिर अपने हाथों में लिया और धीरे से तकिए पर रख दिया। अलेना ने भी चिंतित होकर मदद की। बूढ़े लिन ने शांत स्वर में कहा, वो ठीक हो जाएगी, उसे बस थोड़ा समय दो। एक दिन में 6ठी लेवल तक पहुंचने की सच्चाई किसी के लिए भी झटका होगी। मैं उसे दोष नहीं देता। अलेना ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं पिता, उसे आराम चाहिए। जैस्मिन यही रहेगी अगर नताशा को कुछ चाहिए हुआ। उसने नताशा के माथे को चूमा और बिस्तर से हट गई। तभी जैस्मिन को कुछ याद आया। मां, क्या आप लेडी दिया को देख सकती हैं? मैं इस भाग दौड़ में भूल गई कि वो अकेली योहान के कमरे में एंसा का ध्यान रख रही है। ये सुनकर शाओ फेंग भी चौंक गई। अलेना ने गहरी सांस ली। बूढ़े लिन का चेहरा भी बदल गया। उन्हें अचानक उस बच्ची एंसा की याद आई जो अपनी जान के लिए लड़ रही थी। अलेना गुस्से में बोली, मैं अभी दिया को देखने जा रही हूं। वो 24 घंटे से उसकी देखभाल कर रही है।
और ये सब योहान की गलती है। फिर गायब हो गया, सब अस्त व्यस्त छोड़कर। अगर एक दिन उसे इस कबीले को संभालना है तो जिम्मेदारी भी सीखनी होगी। इतना कहकर वो गुस्से में कमरे से निकल गई। बूढ़े लिन हल्का मुस्कुराए और जैस्मिन से बोले, तुम भी आराम कर लेना, ऐना जल्द आ जाएगी और नताशा को देख लेगी। फिर उन्होंने श्याओ फेंग की ओर देखा। तुम भी अपने कमरे में जाओ, तुम भी थकी लग रही हो। श्याओ फेंग ने हल्का झुककर प्रणाम किया। मैं ठीक हूं, लेकिन आप सही कह रहे हैं। एक आखिरी बार नताशा और जैस्मिन को देखकर वो चली गई। उसके जाते ही जैस्मिन ने गहरी सांस ली। योहान को लेकर श्याओ फेंग ने जो बातें कही थीं, वे उसके मन में घूम रही थीं। मगर वो जानती थी कि ये मामला अब सिर्फ योहान ही सुलझा सकता है। बूढ़े लिन जाने लगे। मैं चलता हूं, मुझे और काम है, लेकिन याद रखना, खुद को ज्यादा मत थकाना। जैस्मिन ने सिर हिलाया। मैं समझती हूं दादा, आप बस एल्सा का ध्यान रखिए। योहान ये सब उसी के लिए कर रहा है, बस वे सुरक्षित रहे। बूढ़े लिन बोले, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इस कबीले की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर वो भी कमरे से चले गए। अब कमरे में सिर्फ जैस्मिन और बेहोश नताशा थी। जैस्मिन धीमे उदास स्वर में बुदबुदाई, मुझे डर है कहीं सब कुछ फिर मेरे हाथों से निकल ना जाए। वह नताशा के पास लेट गई और धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगी। पिछले 24 घंटे सच में बेहद थकाऊ रहे थे, लेकिन उसे नताशा के साथ बिताए इस समय का कोई पछतावा नहीं था। यही सोचते सोचते आखिर उसका शरीर भी जवाब दे गया। कुछ ही पलों में वह नताशा के बगल में गहरी नींद में सो गई। वाकई ये बेहद व्यस्त 24 घंटे थे। अध्याय 594 एवलिन का फैसला, एवलिन्स डिसीजन। कितने परेशान करने वाले फिर भी किस्मत वाले कमीने हो तुम। मुझे लगा तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। एक मधुर आवाज एल्डर हॉल में गूंजी। आवाज सुनकर योहान दर्द से करहा और धीरे धीरे आंखें खोली। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वह एवलिन की गोद में सिर रखे लेटा था। एवलिन शांत भाव से उसे देख रही थी। लेडी एवलिन, क्या हुआ? योहान कांपती आवाज में बोला। पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया हो। उसे बस इतना याद था कि वह सोल डोमेन में अर्थ रेल्म तक पहुंचने के लिए साधना कर रहा था। फिर सब धुंधला हो गया। एवलिन हंसी। ज्यादा सोचो मत, तुम पिछले 3 घंटे से बेहोश थे। तुम्हारा शरीर तुम्हारी जिद के सामने जवाब दे चुका था। फिर उसने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। योहान उलझ गया। तभी उसके सामने नीली स्टेटस विंडो उभरी। कल्टीवेशन लेवल 5th लेवल ऑफ ट्रू स्पिरिट सोल रेल्म। योहान हक्का बक्का रह गया। मेरी कल्टीवेशन? एवलिन बोली, हां, तुम 5वें स्तर तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी इस शक्ति को सहने के लिए तैयार नहीं है। अगर और आगे बढ़े, तुम्हारा शरीर टूट सकता है। उसकी आवाज में चिंता थी। आना और काना की तरह तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग नहीं मिली। तुम्हारा शरीर नाजुक है। लेकिन योहान ने दांत खींच लिए। मैं नहीं रुक सकता। मेरा लक्ष्य 5वां स्तर नहीं, अर्थ रेल्म है। मुझे एंसा को बचाना है। एंसा का नाम लेते हुए उसकी आंखें भर आईं। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। यह सुनकर एवलिन का दिल कस गया। पहली बार किसी पुरुष का दर्द उसे अपने दिल में महसूस हुआ। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, ये सोल बॉन्ड का असर है या कुछ और। योहान हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न थे। तभी एवलिन का चेहरा कठोर हो गया।
मुझे माफ करना योहान। योहान चौंका। क्या? अचानक उसे लगा कोई शक्ति उसे खींच रही है। अगले ही पल वो एवेलिन के सीने से लगा हुआ था। उसकी चेतना धुंधलाने लगी और कुछ देर बाद वो फिर बेहोश हो गया। एवेलिन ने उसे उदास नजरों से देखा। माफ करना, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, जैसे तुम एल्सा को मरने नहीं देना चाहते। उसने प्यार से उसका चेहरा सहलाया, फिर उसे बाहों में उठाया और एल्डर हॉल से गायब हो गई। कुछ देर बाद वो अपने कक्ष में पहुंची। उसे बिस्तर पर लेटाया। अगर तुम और साधना करते तो एल्सा को बचाने से पहले खुद मर जाते। उसने काला चौगा पहना, मेज से शराब की बोतल उठाई और आखिरी बार योहान को देखा। धर। काना लड़खड़ाती आवाज में बोली, बोतल दे दो प्रिंसेस, अभी मैं होश में हूं। कैथरीन बोतल छुपाते हुए बोली, लेडी काना, आप 4 बोतल पी चुकी है, अब नहीं। काना गुस्से में बोली, मैं नशे में नहीं हूं। मेरी आंखों में देखो। कैथरीन घबरा गई। 2 घंटे पहले काना उसे महल की छत पर लाई थी। पहले लगा दोस्ती में शराब ऑफर कर रही है, लेकिन बाद में समझ आया काना किसी बात पर बेहद गुस्से में है और उसे सिर्फ किसी का साथ चाहिए था। अध्याय 5:9-5 कड़ी चेतावनी, अ स्टर्न वार्निंग। मेरी लेडी, माफ कीजिए, आपकी हालत देखकर मैं ये बोतल नहीं दे सकती। कैथरीन ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत काना उस पर झपट पड़ी। दोनों छत पर लुढ़कते हुए बोतल के लिए जूझने लगी। कुछ देर बाद काना जीत गई। आखिर मिल गई मुझे ये कमाल की वाइन। वह कैथरीन के ऊपर बैठकर बोतल हवा में उठाकर हंसी। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, वाकई मैं मूर्खों से घिरी हुई हूं। दोनों जम गई। धीरे धीरे मुड़ी और कुछ दूरी पर एवेलिन खड़ी थी। दोनों के चेहरे उड़ गए। डर के मारे काना के हाथ से बोतल छूट गई, जिसे कैथरीन ने बिजली की तेजी से पकड़ लिया। मास्टर, आप यहां? काना लड़खड़ाती आवाज में बोली। वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। एवेलिन ने गहरी सांस ली। अपनी हालत देखो, कितनी बोतल पी ली तुमने? काना ने उंगली आंखों की ओर करके कहा, मैं नशे में नहीं हूं, बिल्कुल होश में हूं। ये सुनकर कैथरीन लगभग हंसी रोकते रोकते मर गई। एवेलिन ने भौं उठाई। तुम कह रही हो तुम नशे में नहीं हो? हां, मैं सोबर हूं, वो नशे में है। काना ने हिचकी लेते हुए कैथरीन की तरफ इशारा किया। अगले ही पल ठाक, एवेलिन ने उसके सिर पर चपट मारी। आउच, मेरा सिर! काना ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। एवेलिन डांटते हुए बोली, और मार चाहिए? इतनी शराब क्यों पी? लेकिन अगले ही पल काना अचानक उससे लिपट गई। एवेलिन थोड़ी चौंकी, फिर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, मुझे पता है तुम योहान को लेकर डरी हुई हो, लेकिन मेरी निगरानी में उसे कुछ नहीं होगा। अपने मास्टर पर भरोसा करो, बेवकूफ। यह सुनकर काना की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या वो सच में ठीक होगा? वो बहुत दर्द में था। अगर उसे कुछ हो गया तो? एवेलिन मुस्कुराई, वो इतना आसानी से नहीं मरेगा। फिर उसने कहा, और वो अभी मेरे कमरे में है। काना चौंक गई। आपके कमरे में? यह दूसरी बार था जब एवेलिन ने योहान को अपने निजी कक्ष में आने दिया था। एवेलिन गंभीर हो गई। हां, लेकिन ध्यान रखना, जब वो जागे उसे साधना नहीं करने देना। मैंने उसे कुछ दिया है जिससे वो कुछ घंटे सोएगा, मगर जैसे ही उठेगा पहला काम फिर कल्टिवेशन होगा। उसने काना का चेहरा दोनों हथेलियों में लिया। किसी भी हाल में उसे दोबारा साधना मत करने देना। जब तक मैं लौटूं उसकी देखभाल करो। ये एक आदेश भी था और एक कड़ी चेतावनी भी। अध्याय 5:9-6 उत्तरी क्षेत्र की पूर्व रानी का कड़वा सच।
काना एवलिन की बात सुनकर सन्न रह गई। अगर योहान ने और साधना की तो वह मर सकता है। ये शब्द उसके पूरे शरीर में सिहरम दौड़ा गए। उसने तुरंत एवलिन का हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ जा रही है? आपको यहीं रहना चाहिए मास्टर। आप मुझसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। अगर उसने फिर साधना शुरू की, शायद मैं उसे रोक न पाऊं। एवलिन ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें रोकना होगा। तुम उसकी साथी हो, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर उसके कान में फुसफुसाई, अगर उसने और साधना की, वो सचमुच जान खो देगा। काना का चेहरा लाल हो गया। एवलिन हल्का मुस्कुराई। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। अपनी रोती हुई शक्ल उसे दिखाना नहीं चाहती ना? काना सिर हिलाकर गायब हो गई। उधर कैथरीन दूर खड़ी सब देख रही थी, मगर कुछ सुन नहीं पाई। वो अपने विचारों में खोई थी कि अचानक, ख्वाब देखना बंद करो, तुम भावनाएं छिपाने में अच्छी नहीं हो। एवलिन की आवाज उसके कानों में गूंजी। कैथरीन चौंक गई। वो सामने देखती, एवलिन गायब। पीछे मुड़ी, कोई नहीं। फिर आवाज आई, तुम्हारी चाल बहुत उथली है, इसी वजह से वो तुम्हें पकड़ पाया था। ऐसे किसी असली दुश्मन के सामने तुम नहीं टिकोगी। ठंडा पसीना निकल आया। अगले ही पल एवलिन कुछ दूरी पर खड़ी थी, हाथ में वाइन की बोतल लिए। कैथरीन ने विनम्रता से कहा, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, लेडी एवलिन। एवलिन हल्का हंसी। तुम्हें सम्मान है, प्रशंसा भी, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं मैं प्रशंसा के योग्य मानती हूं। फिर अचानक उसने पूछा, अपनी मां को तुम कितना जानती हो? यह सुनते ही कैथरीन की आंखें फैल गई। यही मौका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बस इतना पता है कि वो पूर्वी क्षेत्र से थी। पिता ने उनसे विवाह किया और फिर किसी रहस्यमयी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। एवलिन की आंखें ठंडी हो गई। रहस्यमयी बीमारी? कैथरीन का दिल धड़क उठा। आप क्या कहना चाहती है? एवलिन ने गहरी सांस ली, फिर एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। तुम्हारी मां, मरिया, पीक अर्थ रेल्म ची कल्टीवेटर थी। कैथरीन जैसे जम गई। एवलिन आगे बोली, वो सिर्फ प्रतिभाशाली कल्टीवेटर ही नहीं, एक महान हीलर भी थी। वो मेरी प्रिय मित्र थी। उसकी मुट्ठी भींच गई। वो शिखर तक पहुंच सकती थी, लेकिन किसी ने उनके पंख काट दिए। चारों ओर आभा ठंडी हो गई। कैथरीन की सांसें तेज हो गई। क्या हुआ था मेरी मां के साथ? आंखों में आंसू लिए उसने पूछा। काना ने बताया था कि मरने से एक हफ्ते पहले वो आपसे मिलने आई थी। क्यों? एवलिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कड़वा सच बताया, किसी ने शैतानी विधि से उनकी पूरी कल्टीवेशन सील कर दी थी। जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा, कुछ नहीं बची थी। कैथरीन के होठ कांपने लगे। अध्याय 5-9-7 एवलिन की कैथरीन को सलाह। क्या उन्होंने मेरी मां को मार डाला? कैथरीन हांफते हुए बोली। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू, गुस्सा और हत्या की चाह से जलती हुई। एवलिन ने गहरी सांस ली। वो समझ रही थी कैथरीन के मन में क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारी मां को सुरक्षा देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने अपना अलग रास्ता चुना। इतना कहकर एवलिन मुड़कर जाने लगी। तभी कैथरीन की हत्या भाव से भरी आवाज गूंजी, मैं उन सबको मार डालूंगी जो मेरी मां की मौत के पीछे है। शुरुआत मौजूदा रानी, मेरी सौतेली मां से करूंगी। एवलिन पीछे मुड़ी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। अपने क्रोध से अंधी मत बनो। वही गलती मत दोहराओ जो तुम्हारी मां ने की। फिर उसने गंभीर होकर कहा, तुम भी अपनी मां की तरह प्रतिभाशाली हो, बल्कि उससे ज्यादा। इतनी कम उम्र में पीक कोर फॉर्मेशन सोल रैल्म तक पहुंचना साधारण बात नहीं। अपनी प्रतिभा को
बदले की आग में मत झोंको। कैथरीन कांपती आवाज में बोली, तो आप कह रही है मैं सब भूल जाऊं? नहीं, मैं राजधानी लौटूंगी और पिता से सच पूछूंगी। वो हमेशा मेरी मां के बारे में सवाल टालते रहे, लेकिन अब नहीं। वो मौजूद थे जब मां ने आखिरी सांस ली थी। एवलिन ने उसे तीखी नजर से देखा। तुम अपने पिता पर भरोसा करती हो, उनके कर्म जानते हुए भी? कैथरीन ने बिना झिझक कहा, हां, वो दोषी हो सकते हैं, कमजोर राजा भी, लेकिन मेरी मां को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो उनसे सच्चा प्रेम करते थे। फिर उसने बताया कि राज दरबार में कई लोग उसकी विदेशी मां से नफरत करते थे, खासकर वर्तमान रानी। एवलिन हल्का मुस्कुराई। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैंने यही सलाह तुम्हारी मां को भी दी थी, दिल के पीछे आंख बंद करके मत भागो। फिर उसका स्वर कठोर हो गया। लेकिन याद रखना, इस बार लिन क्लैन से दूर रहना। अगर वहां गई तो आना तुम्हें बिना झिझक मार डालेगी। मैंने उसे आदेश दिया है, जब तक योहान लौटे कबीले को नुकसान पहुंचाने वाले किसी को भी मार दे। इसलिए समझदारी से काम लेना और दोबारा लिन क्लैन में घुसपैठ जैसी मूर्खता मत करना। इतना कहकर एवलिन गायब हो गई। कैथरीन अकेली रह गई। धीरे से उसने फुसफुसाया, योहान। योहान लिन के बारे में सोचते हुए उसने कहा, इस क्षेत्र की किस्मत बदलने वाली है, और उस बदलाव का कारण लिन क्लैन का उत्तराधिकारी योहान लिन है। फिर वह भी भूत की तरह रात में गायब हो गई। उधर एवलिन के महल में काना चुपचाप एवलिन के कमरे में दाखिल हुई। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। बिस्तर पर योहान बेहोश पड़ा था। काना का चेहरा हल्का लाल हो गया। वह धीरे धीरे पास गई और उसके बगल में कूदकर बैठ गई। तुमने खुद को क्या बना लिया है योहान? तुमसे कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें कल्टीवेशन का ऐसा जुनून क्यों है? वह शराब के असर में बुदबुदा रही थी। तभी योहान ने सिर घुमाया। उनसे शराब की बदबू आ रही है। काना, तुम नशे में हो? काना की आंखें फैल गईं। वो डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। योहान, तुम जाग कैसे गए? वो कांपते हुए उठी। उसकी मास्टर ने कहा था वो कई घंटे नहीं जागेगा, लेकिन वो पूरी तरह होश में था। और यही एक नई मुसीबत की शुरुआत लग रही थी। अध्याय 59। काना का योहान के लिए प्रेम। योहान, लेकिन कैसे? काना हैरान रह गई। वो पास आई, झुककर उसका चेहरा अपने करीब ले आई। उसकी मास्टर ने कहा था योहान कई घंटे नहीं जागेगा। फिर वो होश में कैसे था? योहान लिन ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। मैं किस्मत वाला हूं कि होश में हूं, लेकिन बाकी पूरा शरीर बेकार हो चुका है। मुंह के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा। शायद मैंने हद पार कर दी। काना ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। ऐसी मनहूस बातें मत करो, मैं यहां हूं। मास्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगे, बस शरीर को समय चाहिए। लेकिन योहान ने सिर हिलाया। समय? वही तो नहीं है मेरे पास। मुझे अर्थ रेल्म तक पहुंचना ही होगा, वरना वो मर जाएगी। काना भड़क उठी। तुम्हें अपनी हालत दिख रही है? इस हालत में अर्थ रेल्म? पागल हो क्या? अब समझ आया मास्टर ने मुझे क्यों कहा तुम्हें कल्टीवेशन से रोकना है। योहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी की जान दांव पर लगी है काना। अगर मैं रुका, वो मर जाएगी। काना का गुस्सा नरम पड़ गया। धीरे से उसने उसके बाल सहलाए। कौन है वो जिसके लिए तुम जान जोखिम में डाल रहे हो? योहान फुसफुसाया, एल्सा। उसने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। फिर उसने विनती की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? काना कुछ पल चुप रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी और रोकूंगी भी नहीं, लेकिन पहले तुम्हारा शरीर ठीक करेंगे। योहान मुस्कुराया,
मैं जानता था तुम समझोगी। काना ने पूछा, कितना समय बचा है? 2 दिन। मुझे 5 और छोटे रियल्म पार करके अर्थ रेल्म पहुंचना होगा। काना ने गहरी सांस ली। ठीक, कुछ घंटे शरीर को ठीक होने दो। मैं जो कर सकती हूं करूंगी। फिर उसने धीमे से कहा, कुछ तरीके हैं जो तुम्हारा शरीर मजबूत कर सकते हैं। शायद बहुत मदद ना करे, लेकिन कोशिश करेंगे। और फिर वो झुकी और उसके होठों पर एक छोटा सा चुंबन रख दिया। मेरे प्यार, योहान ने गंभीर होकर कहा, अगर सब बिगड़ गया तो मुझे सोल सब स्पेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, आखिरी विकल्प। काना तुरंत बोली, अगर वहां गए मैं भी साथ जाऊंगी। लेकिन काना, कोई लेकिन नहीं। फिर उसकी आंखें भर आई। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अगर तुमने खुद को खतरे में डालने की सोची तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह रोते हुए हंसी। दुनिया के आखिरी छोर तक तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, योहान। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ खाली खोल हूं। योहान की आंखें नरम पड़ गईं। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। मेरे साथ दुनिया की सबसे मजबूत औरत है जो मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर काना मुस्कुराई। फिर अचानक उसने झुककर उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। इस बार चुंबन लंबा था, गहरा था, भावनाओं से भरा। धीरे धीरे योहान का कांपता हाथ उठा, उसकी पीठ तक पहुंचा और उसने काना को अपनी बाहों में भर लिया। अध्याय 599। काना की चिंता। काना's कंसर्न। योहान लिन और काना कुछ देर तक भावनाओं में डूबे एक दूसरे को चूमते रहे। फिर दोनों अलग हुए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। काना का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह लगभग खुद को उसकी बाहों में खो बैठी थी। योहान का भी वही हाल था। वह उसकी गर्माहट महसूस कर सकता था। उसका शरीर भी अलग प्रतिक्रिया दे रहा था। लेकिन हकीकत यही थी, उसका शरीर अभी भी लगभग बेकार था। मेरा शरीर अभी भी पूरी तरह बिखरा हुआ है, योहान ने फुसफुसाकर कहा। उसने मुश्किल से हाथ बढ़ाकर काना की पीठ सहलाई। काना मुस्कुराई, उसके गाल पर हल्का चुंबन दिया और अपनी स्पेशल रिंग से 2 छोटी शीशियां निकाली। एक में लाल तरल था, दूसरी में हरा। योहान ने पूछा, ये क्या है? दोनों अलग लग रही हैं। काना बोली, ये पोषण है। लाल वाली तुम्हारी ऊर्जा लौटाने के लिए है और हरी वाली शरीर की रिकवरी तेज करेगी। फिर उदासी से बोली, काश मैं और ज्यादा मदद कर पाती। योहान मुस्कुराया, तुम जितना कर रही हो वही बहुत है। मैं तुम्हारा आभारी हूं, काना। काना ने धीरे से उसका सिर उठाया और उसे दोनों पोषण पिला दिए। पीने के बाद योहान बोला, इनका कोई स्वाद नहीं है। काना हंसी, अधिकतर पोषन्स बेस्वाद होते हैं और बहुत दुर्लभ भी। उत्तरी क्षेत्र में बहुत कम लोगों के पास इन्हें रखने की हैसियत है। योहान ने सिर हिलाया। हाँ, दादाजी ने बताया था, ज्यादातर पोषण मेकर्स राजधानी से जुड़े हैं। काना बोली, और उन सब पर राजा का नियंत्रण है। ये सुनते ही योहान की आंखों में गुस्सा चमका। वो हरामी, जब भी उसके बारे में सोचता हूं मार डालने का मन करता है। काना तुरंत गंभीर हुई। हल्के में मत लेना उसे। वो चालाक है और तुम अभी उससे लड़ने की स्थिति में नहीं हो। उसके पास शक्ति है, धन है, दरबार के शक्तिशाली कल्टीवेटर्स हैं। तुम्हारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। योहान ने पूछा, तो तुम्हारा सुझाव क्या है? कुछ ना करूं। वो मुझे मारना चाहता है। रॉयल टूर्नामेंट में भी चाहता था। अब तो मौका मिल गया है। काना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने उसे बहाना दे दिया।
शियान क्लैन के उत्तराधिकारी की मौत, वो इसी बहाने हमला करेगा। योहान जानता था वो सही कह रही है। एल्सा को बचाना अभी सबसे जरूरी था, बाकी लड़ाइयां बाद में। काना उसका सीना छूते हुए धीरे से बोली, जो भी हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और आना भी। तुमने खुद कहा तुम्हारे साथ दुनिया की सबसे मजबूत औरतें हैं, वो मत भूलना। योहान हल्का मुस्कुराया। मुझे पता है, मेरे साथ सबसे मजबूत और सबसे ख्याल रखने वाली औरतें हैं। इतना कहकर उसने थोड़ा करवट ली और काना को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पीठ पर हाथ लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया, और काना शांत होकर उसी आलिंगन में सिमट गई। अध्याय 600 का काना के साथ पूर्व क्रीड़ा। योहन, क्या तुम सच में वही कह रहे हो जो तुमने अभी मुझसे कहा? मुझसे मत कहना कि तुम ये मेरी खुशी के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक भरोसेमंद इंसान हूं? काना ने योहन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए और शर्म से भरकर उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाया। काना और योहन दोनों एवेलिन के बिस्तर के पार एक दूसरे का सामना कर रहे थे, और काना ये सुनकर थोड़ी शर्मिंदा थी कि योहन ने कहा कि वह उसके अलावा सबसे मजबूत महिला है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। इस पल योहन की तीखी नजरों को अपनी ओर देखते हुए काना का दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था, और वह उसकी गर्म सांसें भी महसूस कर सकती थी जो उसके चेहरे को गुदगुदा रही थीं। योहन काना की बात सुनकर हंस पड़ा और अपना चेहरा थोड़ा और उसके करीब लाया और उसे फिर से देखने से पहले उसके माथे पर चूम लिया। मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ तुम क्या देखती हो? क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं एकदम सीरियस हूं? योहन ने काना के होठों पर अपनी अंगूठी को धीरे से रगड़ते हुए और उसे एक मोहक अंदाज में देखते हुए फुसफुसाया। काना ने एक सिसकारी भर दी जब उसे योहन का स्पर्श महसूस हुआ, जिसने उसे सिर से पांव तक सिहरा दिया और उसे कुछ हद तक उत्तेजित कर दिया। वह महसूस कर सकती थी कि इस पल उसका शरीर कुछ अलग महसूस कर रहा था। ये एक दुर्लभ घटना है। तुम कभी किसी की तारीफ नहीं करते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिंदगी में पहली बार तुमने ये स्वीकार किया कि तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको। ये सुनकर मुझे खुशी हो रही है। काना ने उसकी नंगी पीठ पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाया। क्या तुम सच में कह रही हो काना? मैंने तुम्हारी तारीफ कई बार की है। कैसे दोष दे सकती हो? योहन ने बड़बड़ाया। योहन की बात सुनकर काना ने गहरी सांस ली और योहन के गाल पर चिमटी काटी और गंभीरता से उसकी ओर देखा। वे तारीफें तो बस इस बारे में थीं कि मैं कितनी सुंदर हूं और तुम मेरे साथ कितने खुश हो, लेकिन तुमने कभी मुझे यह नहीं बताया कि मैं एक भरोसेमंद इंसान हूं, काना ने कहा। उसे सुनकर योहन का चेहरा लाल हो गया और वह लगभग अपना आपा खो ही बैठता। उसे इस काना से यह सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह एक शर्मीली लड़की है, लेकिन अभी वह अलग ही लग रही थी। लेकिन ये देखते हुए कि वह कितनी नशे में है, यह समझना आसान था कि वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं रही है और जो महसूस कर रही है वही कह रही है। मुझे माफ करना, यह सेक्स के बारे में नहीं है। मुझे सच में लगता है कि तुम एक भरोसेमंद इंसान हो काना। तुमने मेरी बहुत बार मदद की है और मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूं, अपने दूसरे साथियों की तरह, योहन ने जवाब दिया और एक कोमल भाव से उसकी आंखों में देखते हुए उसके ओंठों पर हाथ फेर दिया। योहन की बातें सुनकर काना के चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई और उसने अपने स्तन उसकी छाती से सटा दिए और फुसफुसाई, मैं फिर भी चाहती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते समय वो बातें कहो,
तुम्हारे मुंह से वो बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी और कुछ अलग महसूस होता है। काना खिलखिलाई और उम्मीद से चमकती अपनी चमकदार आंखों से योहन को देखने लगी। काना की बातें सुनकर योहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन एक पल बाद उसने हाँ में सिर हिलाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। मेरा शरीर अभी भी ठीक हो रहा है, इस बार सारी मेहनत तुम्हें करनी होगी, योहन ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। योहन की बात सुनकर काना खिलखिलाई। मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा, और इन शब्दों के साथ उसने अपने होठ योहन के होठों पर रख दिए और तुरंत अपनी जीभ अंदर डाल दी। जैसे ही काना की जीभ उसके मुंह में घुसी, योहन को तीव्र गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और काना को उसकी कमर से पकड़ लिया, क्योंकि वो उसके पेट पर बैठकर उसके ऊपर थी। काना योहन को तीव्रता से चूमते हुए एक दबी हुई आवाज निकालती है। वो शुरू से ही काफी उत्तेजित महसूस कर रही है। वो नहीं जानती कि क्यों, लेकिन शायद ये वाइन का असर था जो उसे थोड़ा कामुक बना रहा था। योहन को भी वैसा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका लिंग आकार में बढ़ने लगा था और इस क्षण उसने कई भावनाओं को महसूस किया। उन औषधियों को पीने के बाद उसके शरीर में कुछ आराम और अधिक ऊर्जा का अनुभव होने लगा था, लेकिन वो अभी भी अपनी पूरी ताकत लगाने और काना को वैसे ही जोरदार तरीके से चोदने की स्थिति में नहीं था जैसा वो पहले करता था। वो सामान्य सेक्स करने के बारे में सोच रहा था और इस बार उसने काना को वो अवसर दिया। वो ये भी जानता था कि उसकी यिन ची खत्म हो गई है और पृथ्वी लोक तक पहुंचने के लिए फिर से साधना शुरू करने से पहले काना के साथ कुछ यिन ची इकट्ठा करना बेहतर होगा। काना ने योहन के चेहरे को पकड़ा और अपनी जीभ उसके मुंह में के अंदर डालकर उसके मुंह में हर कोने को टटोलना शुरू कर दिया। योहन ने काना की नितंब को दबाया, क्योंकि वो और अधिक उत्साहित महसूस करने लगा और उसकी जीभ काना की जीभ से टकराने लगी। पूरे कमरे में हल्की कराह गूंज रही थी, क्योंकि वे दोनों जुनून से एक दूसरे को छू रहे थे। कुछ देर बाद काना और योहन दोनों ने अपने होठ अलग किए और एक दूसरे को कामुक ढंग से देखा। काना ने अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने हाथ की एक तेज हरकत से उसने जो ऊपर का चोगा पहन रखा था उसे उतार दिया। तुरंत ही उसके उछलते हुए बड़े स्तन योहन की आंखों के सामने झिलमिला उठे। योहन ने अपनी आंखों के सामने उन दो खूबसूरत चीजों को देखकर निगल लिया। उसका लिंग पूरी लंबाई तक पहुंच गया और उसने काना के नितंबों पर थप्पड़ मारा। बिना कोई पल बर्बाद किए योहन ने अपनी चाल चली। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कितनी बार इस हालत में देखा है। तुम्हारा शरीर हर बार मुझे हैरान कर देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं प्रलोभन की देवी को देख रहा हूं। योहन हंस पड़ा जब उसने काना के स्तनों को मसला और उन्हें सहलाने और महसूस करने के बाद अपने हाथ में उनकी उछाल को महसूस किया। उसने उसकी दोनों निपल्स को चुटकी ली। जब योहन ने ऐसा किया तो काना ने अपने होठों को भींच लिया। उसने अपनी जांघों के बीच एक झुनझुनी सी महसूस की। काना ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख दिए और अपने शरीर को थोड़ा पीछे की ओर झुका लिया और उसके मुंह से एक तेज कराह निकल गई। हा, मेरे निपल्स नहीं योहन, मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, जैसे मेरे शरीर में कुछ समा गया हो। ये बहुत तीव्र है। काना कराही और अपने शरीर में कुछ अलग महसूस करते हुए फुसफुसाई। अगर आप अगला भाग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।